जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एकेएस सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, क्रांति यूट्यूब बैच के एक और लेक्चर में वंस अगेन अ वेरी बिग एंड वेरी मोस्ट वेलकम टू यू। आपको थोड़ा सा हो सकता है बैकग्राउंड में कुछ परिवर्तन देखने को लग रहे हो। आपको लग रहा होगा सर एकेडमी का लोगो और नाम कहाँ चला गया, ऊपर तो नजर आता था। दोस्त अब थोड़े से परिवर्तन कर लिए गए हैं, आप देख सकते हो। उसको पूरा पैक करवा दिया गया है क्योंकि यहाँ पर एक खिड़की थी, उसमें छोटी सी जगह थी, तो वहां से अक्सर छिपकलियां आ जाती थी और छिपकली देख के हमारे प्राण फकेरू होते हैं, हमें बहुत डर लगता है, फोबिया है। तो उससे बचने के लिए हमने इसको एकदम सटासट बढ़िया व्यवस्थित तरीके से पैक करवा दिया है और जल्द ही आपको वापस जो है पहले जैसी चीजें भी देखने को मिलेंगी। खैर चलिए, तो दोस्तों एक बहुत बड़ी चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि क्रांति बैच के अनुसार ये हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है? 12 दिख रहा है। और जो हम संदेश मैगजीन पढ़ रहे हैं पिछले 12 महीने की, जो हमने टारगेट लेके चले हैं, उसमें ये हमारा 7th नंबर का लेक्चर रहेगा। इससे पहले मैं 6 लेक्चर संदेश मैगजीन के कंटेंट पर डेडिकेट कर चुका हूं और मैं आपको बता दूं कि अभी तक मैं आपकी पिछले 6 पार्ट्स में 6 संदेश मैगजीन पूरी करवा चुका हूं। जी हाँ, आपको हम ऐसे नहीं बताते हैं कि हम कौन सी वाली मैगजीन पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमको जिस मैगजीन में से जो भी इंपॉर्टेंट दिखता है वो सब आपके लिए इस वीडियो में ले आते हैं, ताकि आपका समय वेस्ट ना हो सर्चिंग करने में और रिसर्च करने पे। तो 6 मैगजीन अभी तक ऑलरेडी मैंने 6 पार्ट्स में कवर करवा दी हैं। और जब से डॉक्टर मोहन यादव जी सीएम बने थे, उनके सीएम बनने के बाद जितनी भी संदेश मैगजीन लॉन्च हुई थी, मैंने वो सारी निपटा दी हैं। और आज जो बेसिकली हमको यहाँ पर कंटेंट देखने को मिलेगा, अब ये वो वाला दौर शुरू हो गया है जब तक सीएम शिवराज सिंह चौहान जी थे। हमको उस बात से खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि हमें तो अपने पिछले 1 साल का कम से कम संदेश मैगजीन पढ़ के जानी है, क्योंकि पिछले 1 से 2 साल का करंट अफेयर पूछा जाता है। अब तो 3-3 साल का करंट अफेयर भी उठाने लगा है। तो 12 महीने तो बिल्कुल एक मिनिमम काम है जो हमको कम से कम दोस्तों करना है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। और आगे बढ़ने से पहले जो हमेशा मैं कहता हूं कि अगर आप ये वीडियो देख के आए नहीं हो, तो ना तो आपको क्रांति बैच समझ में आएगा, और आपको खुद कैसे पढ़ाई करनी है प्री 2025 को फोड़ने के लिए, उड़ाने के लिए, क्रैक करने के लिए, ना आपको वो समझ में आएगा। तो जाके चैनल पे ये वाली वीडियो चेकआउट करिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज हमारे पास जो खबर है उसी से स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी, उसी से स्टार्ट करते हैं अपना सिलसिला। थोड़ा बढ़िया तरीके से आपके लिए मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको आराम से जो है यहाँ पर नजर आए। दोस्तों क्या लिखा हुआ है? एक सिंपल सा छोटा सा आर्टिकल वहां पे लगा हुआ था मैगजीन में, तो मैंने उसको वहां से पिकअप कर लिया। शुरू होगा मिशन दाल। मैं वापस कह रहा हूं कि आपको मैगजीन की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर संदेश मैगजीन कौन सी वाली पढ़ें, क्या पढ़ें। आपका भाई यहाँ पे सब कुछ ला के दे तो रहा है, आपको क्या टेंशन है? चुपचाप लेक्चर देखो, अटेंड करो, सारी मेहनत बचाओ, बस देखो। आपके लिए पका पकाया है, सब कुछ बनाया हुआ है, बस आपको कंज्यूम करना है, खाना है, उसके हैंड रिटन शॉर्ट में नोट्स आपको मेंटेन करने हैं। ठीक है, अगर आप में से कोई भी विद्यार्थी बिना रजिस्टर मेंटेन करे ये क्रांति बैच देख रहा है, तो कोई लाभ नहीं है, देखो, है ना। रजिस्टर आपको मेंटेन करना चाहिए, और जो भी क्रांति बैच के किसी भी लेक्चर में पढ़ाया जाता है, आपको वो सारी बातें लिखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत लंबा बैच है। ठीक है दोस्तों, शुरू होगा मिशन दाल। क्या कहता है? अगले 5 वर्षों में दाल उत्पादन बढ़ाने के लिए, मतलब जो पल्सेस हैं उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश में कौन सा मिशन चालू होगा? तो मिशन का नाम, अंग्रेजी में मिशन पल्सेस मत बोल दीजिएगा, उसका नाम ही है मिशन दाल। ठीक है, तो अब जितनी भी दाल होती हैं सरकार द्वारा एमएसपी, एमएसपी समझते हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मतलब कम से कम इतनी कीमत तो किसान को उसके अनाज की मिलती ही है। तो एमएसपी पर अरहर दाल, अरहर दाल अगर आप नहीं समझते तो तुअर दाल समझते होगे। तो ये अरहर दाल हो गई, मूंग, उड़द एवं मसूर जैसी सभी दालों की खरीद की व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत बनाया जाएगा। ठीक है, दाल विशिष्ट एफपीओ स्थापित करेंगे। एक इससे दाल की इससे दाल की प्रोसेसिंग एवं वैल्यू चेन को बढ़ावा मिलेगा। मतलब सिंपल आप इतना याद रखो कि दाल से संबंधित कौन सा मिशन चालू होने वाला है। सिंपल, तो इतना सा नाम आपको याद रखना है कि दाल से संबंधित जो मिशन चालू होने वाला है दोस्त, उसका नाम है मिशन दाल। सिंपल। और मिशन दाल में
हर प्रकार की दाल कवर होगी। और जो सरकार है वो किसान से दाल कौन सी कीमत पर खरीदेगी? एमएसपी पर खरीदेगी, ताकि किसान को उसकी दाल का प्रॉपर से प्रॉपर जितना भी प्राइस है वो मिल सके। ठीक है, बस यहां पर आपको मिशन का नाम याद रखना है। उसके बाद ठीक है, इसको छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक जिले में बनेगा गौवंश विहार, एक ये थी, इसको भी हम पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक जिले में, यानी कि मध्य प्रदेश में जितने भी जिले हैं, प्रत्येक जिले के अंदर एक गौवंश विहार बनेगा। क्या होता है ये गौवंश विहार, कैसे काम करेगा, आइए देखते हैं। आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना। अब योजना का नाम दोस्तों याद रखना बहुत जरूरी है। गौ संवर्धन समझते हो? काओ के बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए। तो आचार्य विद्यासागर, क्या नाम याद रखना है? आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना के अंडर में शिक्षित युवाओं को, जो एजुकेटेड यूथ है, तो शिक्षित युवाओं को पशुपालन के प्रति, पशुपालन को अंग्रेजी में दोस्तों एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। अगर आपको पशुपालन ना समझ में आए तो एनिमल हस्बेंड्री आपको जो है जरूर समझ में आएगा। तो एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। तो दोस्तों जो पढ़े लिखे युवा हैं, जिन्होंने इसी फील्ड में अपनी एजुकेशन की है, तो उनको पशुपालन के लिए, अपना पशुपालन का काम शुरू करने के लिए, एनिमल हस्बेंड्री का वर्क शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से कितने लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा? 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों इसमें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। ओके, डायरेक्ट आपसे उठा के जो है ये पूछ सकता है। पशुओं की बीमारी के इलाज एवं पशुओं की मृत्यु होने पर किसानों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। अगर पशु बीमार हो जाता है या पशु की मृत्यु हो जाती है तो भी किसान को जो है फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ पशुओं के लिए, ये देखो एक और पशु घूम रहा है यहां पर मक्खी के रूप में। इसी के साथ साथ दोस्तों पशु का बीमा योजना भी करवाया जाएगा। ठीक है, यानी कि जितने भी दुधारू, यानी कि दूध देने वाले जो पशु हैं, उनका बीमा योजना भी जो है करवाया जाएगा, कि अगर पशुओं को कोई रोग हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसमें भी जो है किसान का नुकसान ना हो। ठीक है, तो आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना, उसी के अंतर्गत हर जिले के अंदर एक गौवंश विहार बनेगा। ठीक है, और इसको स्थापित करने के लिए जो शिक्षित युवा हैं, एजुकेटेड यूथ जो है, उसे इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। ठीक है, इतना याद रख लेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये देखो पशु एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई जाएगी, ताकि सड़क हादसे में कोई पशु दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो भी उसको सहायता मिल सके दोस्तों। ठीक है, बस इसमें इतना ही जानना था। उसके बाद और देखते हैं और आगे क्या लिखा हुआ है। संस्कृतियों के समन्वय, समन्वय मतलब कॉम्बिनेशन, संस्कृति मतलब कल्चर, कल्चर्स के कॉम्बिनेशन। तो संस्कृतियों के समन्वय और आपसी समझ में साहित्य कला का महत्वपूर्ण योगदान। ये तो एक नॉर्मल सा टाइटल है। अब आप यहां पर देख सकते हैं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, यहां पे क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा उत्कर्ष और उन्मेष उत्सव का शुभारंभ। यानी कि ये जो पूरा आयोजन है, ये जो पूरा उत्सव है दोस्तों, इसका नाम क्या रखा गया है? उत्कर्ष और उन्मेष। उत्कर्ष और उन्मेष का क्या किया गया है? शुभारंभ किया गया है। अब ये क्या है उत्कर्ष और उन्मेष, तो वो समझिए आप थोड़ा जरा। ठीक है, अरे यार ये मक्खी बड़ी परेशान कर रही है आज, छिपकलियों की व्यवस्था करवाई तो मक्खी, बताओ। अब देखिए दोस्तों क्या लिखी हुई है कहानी, जरा उधर देख लीजिए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड उमेश इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल एंड उत्कर्ष फेस्टिवल ऑफ फोक एंड ट्राइबल परफॉर्मिंग आर्ट टुडे। और ये जो खबर का संबंध है ये 3 अगस्त 2023 यानी कि जस्ट एक साल पहले की खबर है, एट भोपाल मध्य प्रदेश। अब सुनो दोस्तों क्या हो रहा है, ध्यान से पहले सुन लो, समझ लो। ये चीज ऐसी है एक बार में समझ में नहीं आएगी, लेकिन अच्छे से पढ़ोगे तो आ जाएगी। देखो,
भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने 3 अगस्त 2023 मध्य प्रदेश के भोपाल में दो चीजों का आयोजन किया। एक का नाम था उन्मेष, तो ये आपकी पहली चीज हो गई, और दूसरी चीज का जो आयोजन किया गया वो था उत्कर्ष, तो ये आपकी दूसरी चीज हो गई। उन्मेष का मतलब क्या था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर लिटरेचर यानी कि साहित्य को सेलिब्रेट करने के लिए उन्मेष नाम दिया गया, और फोक एंड ट्राइबल आर्ट को सेलिब्रेट करने के लिए यानी कि लोक एवं जनजातीय कला को सेलिब्रेट करने के लिए क्या नाम दिया गया? उत्कर्ष नाम दिया गया। तो उन्मेष का तात्पर्य है अंतरराष्ट्रीय साहित्य, इंटरनेशनल लिटरेचर, और उत्कर्ष का मतलब है क्या? फोक एंड ट्राइबल आर्ट यानी कि लोक एवं जनजातीय कला। इतना क्लियर हो गया? बस इतना आपको याद रखना है। इसका आयोजन कहां हो? सिंपल क्वेश्चन बनेगा, है ना। उन्मेष एवं उत्कर्ष कार्यक्रम का आयोजन भोपाल में कब हुआ था, किस जिले में हुआ था? तो 3 अगस्त 2023 और भोपाल में हुआ। तो जिले का नाम भी आपको क्लियर हो गया है ना। किसके द्वारा शुरू किया गया तो ये तो नहीं पूछेंगे, वैसे अगर पूछ भी ले तो राष्ट्रपति जी द्वारा जो है शुरू किया गया था। उसके बाद दोस्तों आगे देखें, ये क्या खबर है? एमपी में 100 करोड़ की लागत से बनेगा संत रविदास का भव्य मंदिर, पीएम मोदी ने रखी आधारशिला। यानी कि मध्य प्रदेश में 100 करोड़ रुपए खर्च करके क्या बनाया जाएगा? संत रविदास जी का एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा दोस्तों, और पीएम मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन भी कर दिया है। ठीक है, आइए अब समझ लीजिए जरा खबर क्या है, आइए जरा समझ लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सागर जिले के बड़तुमा गांव में, अब आ गया ना खेल यहां पर इंपॉर्टेंट, तो जो संत रविदास मंदिर बनाया जा रहा है वो दोस्तों किस जिले में बनाया जा रहा है? तो सागर जिले में बनाया जा रहा है। सागर जिले के कौन से गांव में बनाया जा रहा है? तो गांव का नाम है बड़तुमा गांव। ठीक है, तो सागर जिले के बड़तुमा गांव में संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास स्मारक स्थल का भूमि पूजन नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और 100 करोड़, सिंपल इतना याद रखो, संत रविदास मंदिर, तो आप आराम से याद रख लोगे। संत रविदास जी का मंदिर बनाया जा रहा है कहां पर? सागर जिले के बड़तुमा गांव में। इतनी कहानी क्लियर हुई? बस इतना आपको इसमें याद रखना था। अब जैसे ही सागर जिले की बात हुई थी तो नरेंद्र मोदी जी ने किसी एक और चीज का जो है यहां पर जिक्र किया था, ये भी मैं आपको बता देता हूं, ये भी आपके एमपीजीके के नजरिए से जरूरी है। सागर के लाखा बंजारे का विशेष उल्लेख, ये बहुत बड़ा पैराग्राफ था, उसके बीच में छोटा सा यहां पर एक चीज लिखी हुई थी। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सागर की विशाल झील के निर्माता लाखा बंजारे के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि इस शहर की पहचान लाखा बंजारे द्वारा 400 एकड़ इलाके में निर्मित लाखा बंजारा झील से है। अब आप सुनिए क्या हो रही है यहां पर कहानी। दोस्तों सागर में एक लेक है जिसे वैसे तो सागर लेक के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सागर लेक, सिंबल कह देते हैं सागर झील। सागर झील नहीं कहते तो क्या कहते हैं? सागर झील नहीं कहते तो कहते हैं लाखा बंजारा झील। सागर झील का दूसरा नाम क्या है? लाखा बंजारा झील। लाखा बंजारा झील क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे एक व्यक्ति जिसका नाम था लाखा बंजारा, उसने ये झील बनवाई थी। लाखा बंजारा ये जो व्यक्ति हैं, इनका नाम बड़े ही सम्मान से सिख धर्म में लिया जाता है। इनका ओरिजिनल नाम तो आई थिंक, जहां तक मुझे याद आ रहा है, लक्की शाह करके इनका नाम था, लक्की शाह। और ये इनका वास्तविक नाम नहीं है लाखा बंजारा, ये तो लोगों के कहने पर इस तरीके से पड़ गया। और अगर आप देखेंगे ना, इनके बारे में ज्यादा कुछ रिकॉर्ड्स मौजूद नहीं है। आप इंटरनेट पे भी सर्च कर लो, बहुत जगह सर्च कर लो, कुछ खास रिकॉर्ड्स मौजूद नहीं है, इसलिए बहुत से लोगों को इनके बारे में पता नहीं है। और 400 एकड़ में फैली हुई है सागर की झील। एक जमाने में यहाँ पर पीने का पानी भी यूज होता था। अब खैर ये काफी प्रदूषित हो गई है, पल्यूटेड हो गई है, इसको सही किया जा रहा है सरकार के द्वारा, है ना। और फिलहाल तो इसका पानी पीने योग्य नहीं है, परंतु जैसे जैसे
इसको सुधार दिया जाएगा तो वापस से इस झील का जो रूप है बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। दोस्तों एक कहानी ये भी है कि लाखा बंजारे ने अपने बेटे और अपने बहू की बलि तक दे दी थी इस झील को बनवाने के लिए। ऐसा भी स्टोरीज जो है कही जाती हैं, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको वहां पर दिखेगा। ठीक है, और वैसे मैंने इनका ओरिजिनल नाम आपको क्या बताया, लक्की शाह करके। इनफैक्ट आप सागर जिले का जो नाम है ना वो इसी झील की वजह से पड़ा है, क्योंकि ये झील इतनी बड़ी है, ऐसा लगता है कि पूरा सागर ही फैला हुआ है। तो इस झील के किनारे जो शहर बसा है उसको सागर कहा जाने लगा। बहुत से लोग जो सागर में रह रहे हैं शायद हो सकता है उनको भी ये बात ना पता हो कि सागर का जो नाम है वो सागर झील की वजह से पड़ा है। ये उल्टा नहीं है कि सागर की वजह से सागर झील का नाम सागर झील हो गया, नहीं 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 नहीं। सागर झील का दूसरा नाम क्या है, लाखा बंजारा झील। और इस झील के इतने बड़े आकार की वजह से, जैसे कि ये सागर एक समुद्र जैसी प्रतीत होती है, इसीलिए इसके किनारे बसे शहर का नाम क्या पड़ गया था, सागर पड़ गया था। तो अगर कोई आपसे पूछे कि लाखा बंजारा झील किस जिले में आती है, तो लाखा बंजारा झील सागर जिले में आती है। और ये कितने एकड़ में फैली हुई है दोस्तों, ये 400 एकड़ में जो है ये पूरा इसका जो आकार है वो फैला हुआ है। ठीक है, बस इतना आपको इसमें याद रखना है जो भी मैंने आपको बताया। और नरेंद्र मोदी जी की तो आजादी के जो आजादी का अमृत काल में हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जाएगा, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 75 तालाब ऐसे क्रिएट किए जाएं जो बिल्कुल साफ हो, स्वच्छ हो। तो उसी योजना के तहत बिल्कुल डेफिनेटली लाखा बंजारा झील की भी जो है सफाई की जाएगी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आगे देखें तो आगे क्या लिखा है। मैंने कहा था कि हम लोग डॉक्टर मोहन यादव वाला पिछले 6 लेक्चर्स में 6 घंटे के अंदर लगभग पूरा कंटेंट निपटा चुके हैं। अब जहाँ यहाँ पर जितनी भी संदेश मैगजीन चल रही है वो शिवराज सिंह चौहान जी के टाइम की है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अमरकंटक में लगाए 75 पौधे। अब आप कहोगे सर 75 पौधे, ये कौन सी करंट अफेयर है। 75 पौधे तब लगे हैं जब आजादी के 75 साल पूरे हो गए, यानी कि पिछले साल की बात हो रही है। इसीलिए वो संख्या कितनी है, इसीलिए वो संख्या है 75। अब सुनिए, इस योजना का ना नाम है, इस योजना का नाम है, इस योजना का नाम है मेरी माटी मेरा देश। और ये कोई मध्य प्रदेश की योजना नहीं है, सेंट्रल लेवल की योजना है। ठीक है, तो इसमें आप याद रखिएगा मेरी मेरी माटी मेरा देश। तो यहां पर देखो लिखा भी होगा हाँ कि मुख्यमंत्री श्री चौहान के साथ जवाहर नवोदय विद्यालय अमरकंटक के विद्यार्थियों ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रजातियों के 75 पौधे लगाए। यानी कि जो 75 पौधे थे सब अलग अलग वैरायटीज के थे। और ये जो 75 पौधे दोस्तों लगाए गए हैं वो कौन सी योजना के तहत लगाए गए हैं, मेरी माटी मेरा देश। ठीक है, आजादी के जब 75 साल पूरे हो गए हैं देश को, तब उसके उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम को जो है चलाया गया था। तो मुझे बेसिकली इसमें कार्यक्रम का नाम आपको बताना था, मेरी माटी मेरा देश। ठीक है, अच्छा उसके बाद दोस्तों आगे देखें, आगे देखें। हाँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी छोटा सा एक पैराग्राफ टाइप में से जो है ये चीज लिखी हुई थी, तो वहां से मैंने ढूंढ के इसको यहां पर लगाया है कि क्या कहते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भील जनजाति है, जो भील ट्राइब है, तो भील ट्राइब की वाटर कंजर्वेशन यानी कि जल संरक्षण की जो परंपरा है, जिसे दोस्तों क्या कहा जाता है, हलमा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके जनजातीय वाले टॉपिक से, ट्राइबल वाले टॉपिक से बहुत जरूरी है। क्या कहा जाता है इसको, भील ट्राइब की जल संरक्षण है ना, वाटर कंजर्वेशन की परंपरा हलमा की चर्चा की। ठीक है, साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी ने जो पेंच टाइगर रिजर्व में जो बाघिन T5 थी उसका निधन हो गया और उसका अंतिम संस्कार कितने अच्छे से किया गया उसकी भी चर्चा करी। लेकिन यहां पर हमारा फोकस काय पर है दोस्तों, हलमा। ठीक है, अब लेकिन सुनो, यहां पर देखो भील जनजाति के लोग क्या लगा रहे हैं, पेड़ पौधे वगैरह लगा रहे हैं। पहले तो आप ये देख लो, क्योंकि हलमा का जो कनेक्शन है ना, हलमा शब्द से मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं, उसको थोड़ा सा आप जरा याद रखना। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि वैसे हलमा शब्द का मतलब क्या होता है, तो वैसे हलमा शब्द का मतलब होता है कॉल फॉर हेल्प, यानी कि मदद के लिए पुकारना। अब क्या कहा गया है, हलमा की परंपरा जिसका अर्थ है मदद के लिए पुकारना, विलुप्त होने के कगार से वापस लगाई गई है
और अब इसे भारत के हृदय स्थल यानी कि मध्य प्रदेश में पर्यावरण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अब दोस्तों देखो, हलमा से आपने क्या क्या कनेक्शन समझा, सुनना। वैसे क्या होता था कि हलमा हलमा भील जनजाति लोगों की एक ऐसा सिस्टम था। हलमा के तहत क्या होता था कि सारे भील जनजाति के लोग, सारे, जैसे वो लगती है ना ग्राम पंचायत, बिल्कुल ऐसे ही सिस्टम है। सारे भील ट्राइब के लोग, सारे भील ट्राइब के लोग साथ में बैठकर, सारे भील जनजाति के लोग साथ में बैठकर अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। और ये जो प्रॉब्लम्स की यहां पर दोस्तों बात हो रही है, अब ये प्रॉब्लम कैसी हो सकती है, सुनो। प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, ये भी सही बात है, लेकिन कहीं कहीं पर हलमा के और भी मतलब है, जैसे कि यहां पर जल संरक्षण से जोड़ दिया गया। तो आपको हलमा के सारे मतलब याद रखने हैं, ठीक है। पहला आपको हलमा का मतलब याद रखना है, जल संरक्षण से इसका संबंध है, यानी कि अगर वाटर कंजर्वेशन हो, देखो सारे ऑप्शन नहीं आएंगे, उनमें से कोई एक ही आएगा। वाटर कंजर्वेशन है यानी कि जल संरक्षण, उसके बाद पर्यावरण सुरक्षा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ये आपसे पूछ सकता है, पर्यावरण सुरक्षा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। उसके बाद हलमा का संबंध कृषि से भी बताया गया है। हलमा का जो संबंध है वो एग्रीकल्चर, यानी कि जब भील जनजाति के लोग पौधे की, सॉरी, अनाज की बुआई करते हैं, उसको सो करते हैं और उसके बाद अनाज की कटाई करते हैं, तो उस प्रोसेस को भी, उस प्रथा को भी क्या कहा गया, हलमा कहा गया है। लेकिन फिलहाल देश में जो हलमा शब्द चल रहा है, इसका जो संबंध है वो किससे चल रहा है, वो चल रहा है दोस्तों एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, यानी कि पर्यावरण की सुरक्षा। अब चाहे ये पेड़ लगा के हो या पानी बचा के हो, ठीक है, याद रख पाएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना। और हलमा का मतलब क्या है, कॉल फॉर हेल्प, यानी कि मदद के लिए पुकारना। उसके बाद दोस्तों आगे देखें, आगे क्या है, भविष्य से भेंट कार्यक्रम। अब ये भी एक कैंपेन है, ये बेसिकली क्या है, ये भी दोस्तों एक कैंपेन है, परंतु अब आप इस कैंपेन का नाम आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट नहीं कर देना है, क्योंकि कैंपेन का नाम यही है, भविष्य से भेंट, यही कैंपेन का नाम है दोस्तों, ठीक है। अब ये भविष्य से भेंट कैंपेन क्या है, इसको पहले आप तनिक यहां पर जरा समझ लीजिए, ठीक है। सुनो, दोनों ही भाषाओं में लिखा है, मैं आपको बता ही देता हूं। बेसिकली भविष्य से भेंट कार्यक्रम में क्या होगा, सोसाइटी के कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो कोई एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि कोई नेता है, या फिर कोई एनएसएस का छात्र है, या फिर कोई बिजनेसमैन है, या फिर कोई इंजीनियर या डॉक्टर है, या फिर कोई प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस कुछ भी है, या फिर वो कोई प्रोफेसर है, या समाज के किसी दूसरे काम में अपना कुछ भी काम कर रहा है, कोई भी वर्ग का व्यक्ति है, उसे क्या करना है, उसे अपनी पुरानी स्कूलों में जाकर, कौन से स्कूलों में, जिन स्कूलों में वो पढ़ चुका है, तो उसे अपने पुराने स्कूल में जाकर अपने पास जितनी भी उसने नॉलेज अपने जीवन में हासिल करी है, जितना भी अनुभव उसने अपने जीवन में हासिल किया है, उसे अपने उस स्कूल के विद्यार्थियों के साथ क्या करना है, साझा करना है। बेसिकली यहां पर जिन स्कूलों की बात हो रही है वो ज्यादातर सरकारी स्कूलों की बात हो रही है, प्राइवेट स्कूलों की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो आप सोसाइटी में कुछ भी काम कर रहे हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आईएएस अधिकारी हो, आईपीएस अधिकारी हो, प्रोफेसर हो, है ना, किसान हो, कुछ भी हो, आपको अपने पुराने स्कूल में जाना है और वहां पर अपना जीवन, अपनी नॉलेज, अपना ज्ञान, अपना एक्सपीरियंस, अनुभव, सब कुछ आपको वहां पर मौजूद विद्यार्थियों के साथ शेयर करना है, ताकि उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिले। तभी तो इसका नाम क्या रखा गया है, भविष्य से भेंट, क्योंकि बच्चों का भविष्य क्या है, जो आज हम लोग जी रहे हैं, हमारा ही यही तो बच्चों का भविष्य है। बच्चे तो अभी छोटे छोटे हैं, तो उन बच्चों को भविष्य से आए लोग आके कुछ भेंट दे रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं। नाम बड़ा ही सोच के बहुत ही यूनिक नाम रखा है उन्होंने, भविष्य से भेंट कार्यक्रम, ठीक है दोस्तों, ये याद रहेगा, ओके।
क्योंकि अब यहां से प्रश्न कैसे आ सकता है कि भविष्य से भेंट कार्यक्रम किससे संबंधित है? क्या ये ज्ञान साझा करने से यानी कि नॉलेज शेयरिंग से संबंधित है, या फिर ये पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है, या फिर ये जो है प्रौद्योगिकी से संबंधित है, टेक्नोलॉजी संबंधित है, या फिर ये किसी जनजातियों के कल्याण से, उनके बेनिफिट से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर जो ए था हमारा, नॉलेज शेयरिंग, ज्ञान को साझा करना, उससे जो है संबंधित है। इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न जो है बन सकता है। उसके बाद दोस्तों एक मैगजीन, मैंने संदेश मैगजीन का एक पेज देखा था जो कि मेट्रो रेल से संबंधित था। तो इसमें कुछ ऐसे फैक्ट थे जो आपको एग्जाम के नज़रिए से जो है पता होने चाहिए। बहुत सारे फैक्ट्स थे, लेकिन कुछ उसमें आपके बहुत सारे काम के नहीं थे। जो काम के थे वो मैंने यहाँ पर उठा के लगा दिए। जैसे कि वर्ष 2018 के अनुसार भोपाल मेट्रो का जो टोटल खर्च है वो 6,941 करोड़, क्योंकि एस्टिमेट तो तभी डिजाइन हो गया था, तो ये हो सकता है उतना ज्यादा ना पूछे, परंतु आगे देखते हैं। जो भोपाल मेट्रो परियोजना है उसके तहत भोपाल शहर में कितनी लाइन शुरू की जाएंगी, ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके तहत भोपाल में 2 लाइन शुरू की जाएंगी। लाइन मतलब रास्ता, है ना? जैसे दिल्ली में चलती है वायलेट लाइन है, ये ब्लू लाइन है, राजीव चौक से अपनी लाइन बदलें। तो लाइन मतलब कि एक लाइन बना दी, उसका एक कलर डिजाइन कर दिया किसी रेड लाइन। तो रेड लाइन में एक रास्ते के अंदर आने वाली 8-10 जगह, आप उनमें से कहीं भी जा सकते हो। अगर मुझे उन 8-10 जगह में नहीं जाना तो मैं रेड लाइन चूज ही नहीं करूंगा। अगर मेरी लोकेशन ब्लू लाइन पर आती है तो मैं ब्लू लाइन वाली मेट्रो पकड़ूंगा। समझ रहे हैं? तो भोपाल शहर में कितनी लाइन बनाई जा रही है? 2 लाइन। एक बनाई जाएगी ऑरेंज लाइन और दूसरी कौन सी बनाई जाएगी? ब्लू लाइन। ज्यादा बड़ा नहीं है तो 2 लाइन से काम हो जाएगा, ऑरेंज लाइन और ब्लू लाइन। ये याद रखिएगा, ये आपका यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऑरेंज और ब्लू लाइन बनाई जाएगी। ठीक है, अच्छा। उसके बाद नीचे और क्या दे रखा है? मेट्रो ट्रेन की विशेषताएं। तो मेट्रो ट्रेन की जो विशेषताएं हैं दोस्तों, तो आपसे इतना सिंपल पूछ लिया जाए कि जो भोपाल इंदौर मेट्रो है उसमें कौन सी टेक्निक का यूज किया गया है, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। तो टेक्नोलॉजी का नाम सुनो, ग्रेड ऑफ ऑटोमेशन 4। क्या है? ग्रेड ऑफ ऑटोमेशन, ग्रेड ऑफ ऑटोमेशन कौन सा? 4th लेवल का। तो दोस्तों ये ग्रेड ऑफ ऑटोमेशन 4 जो होता है ये बेसिकली दर्शाता है इस बात को कि आपने कितनी ऑटोमेटिक सुविधाओं का प्रयोग किया है। अब ये जो ग्रेड ऑफ ऑटोमेशन 4 है ये तो इनफैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग करता है। आगे लिखा भी होगा, ये देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग भी किया जाता है इस टेक्नोलॉजी में, ग्रेड ऑफ इंटेलिजेंस 4 में। तो आपको एक फैक्ट ये हो गया, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, अच्छा। उसके बाद और देखें, और मेट्रो से संबंधित इन्होंने क्या डाला हुआ है डेटा। तो यहां पर डाला हुआ है कि हाँ, यहाँ तो बेसिक है कि प्रत्येक कोच में कितने फायर अलार्म वगैरह ये सब लगाए जाएंगे, परंतु वो छोड़ो। आप ये देखो कि मेट्रो में यात्रियों की सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए, अभी तो टेक्नोलॉजी देखा ग्रेड ऑफ ऑटोमेशन 4, अब देखो कि सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए कौन से लेवल की सुरक्षा यूज की गई है? तो HL3 लेवल की टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका ये हो गया। ठीक है, तो ऑटोमेटिक बनाने के लिए ग्रेड ऑफ ऑटोमेशन 4 और सिक्योरिटी बेहतर करने के लिए, रिस्क कम से कम करने के लिए HL3 टेक्नोलॉजी को यूज किया है ताकि रिस्क को कम से कम किया जा सके। उसके बाद दोस्तों यहां पर दरवाजे वगैरह की बात करी थी तो मैंने सोचा कि इसको भी इंक्लूड कर लेता हूं। जो प्रत्येक कोच होगा, कोच मतलब डिब्बा, उसमें ये कितने दरवाजे देने की बात कर रहे हैं? 8 दरवाजे। 8 दरवाजे? क्या बात कर रहे हो? जिसमें 4 एक तरफ और 4 दूसरी तरफ। अच्छा भैया, कुछ ज्यादा ही दे दिए इन्होंने, वरना तो 2 इधर और 2 उधर होते हैं, टोटल 4 होते हैं, इसमें 8 होंगे। तो ये बढ़िया बात है भैया, 4 यहां से निकलो, 4, ताकि मतलब एक दरवाजे से निकले कि भसड़सी ना हो कि सारे घुसे मर रहे हो उसमें, तो वो दिक्कत ना हो। तो 8 दरवाजे दिए जाएंगे। बहुत बढ़िया साहब, ये तो अच्छा कर दिया आपने। ठीक है, अच्छा, बढ़िया है। फिर बस इतनी सी जानकारी थी इसमें तो। और आगे देखें,
आगे देखें, युवाओं को कला प्रशिक्षण फेलोशिप, इसको अंग्रेजी में कहते हैं आर्ट ट्रेनिंग फेलोशिप। क्या कहते हैं? आर्ट ट्रेनिंग फेलोशिप 2023। यानी कि सरकार जो है वो कला के अंदर यानी कि आर्ट की फील्ड में ट्रेनिंग भी देगी और उस ट्रेनिंग के दौरान पैसा भी देगी। अब यहां पर कौन सी फील्ड में ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो आइए सुन लीजिए। योजना का नाम क्या रखा गया है? कला प्रशिक्षण फेलोशिप 2023, आर्ट ट्रेनिंग फेलोशिप 2023। किसके लिए? युवाओं के लिए। ठीक है, अब सुनिए, जो ट्रेडिशनल यानी कि परंपरागत तरीके से और जनजातीय यानी कि ट्राइबल संबंधित जो आर्ट फॉर्म चले आ रहे हैं, जो कला चली आ रही हैं, उनमें युवाओं को क्या करना है? एक्सपर्ट बनाना है। ठीक है, अच्छा, अब इसके लिए कितने युवाओं का चयन किया जाएगा? तो टोटल 1000 युवाओं को जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग के ये ट्रेनिंग कितने समय तक दी जाएगी? तो 3 महीने तक ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, और इन 3 महीने की पूरे 3 महीने के लिए टोटल कितने रुपए दिए जाएंगे प्रत्येक युवा को? तो 10,000 रुपए की जो है फेलोशिप दी जाएगी, पैसा दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो पूरा पैसा है, ये जो पूरा आयोजन है इसका आर्ट ट्रेनिंग फेलोशिप का, तो ये करवा कौन रहा है? तो मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूजियम यानी कि मध्य प्रदेश का जनजातीय संग्रहालय द्वारा इस फेलोशिप को चलाया जा रहा है, जहां पर 1000 युवाओं को 3 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी और 3 महीने के लिए 10,000 का फेलोशिप अमाउंट भी उनको दिया जाएगा, है ना। और ट्रेनिंग काय में दी जा रही है? जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, जो ट्राइबल आर्ट फॉर्म है, उसमें दी जा रही है। जैसे कि कोई परंपरागत गायन शैली है या म्यूजिक वादन शैली है, डांस है, नाटक है, चित्रकला है, क्राफ्ट है, शिल्प है, इसमें जो है दिया जाएगा, ताकि जो हमारे ट्रेडिशनल आर्ट है वो भी पुनर्जीवित जो है उसको किया जा सके। और जब आप युवाओं को 3 महीने की अच्छी ट्रेनिंग के अंदर पैसा भी दोगे, फेलोशिप भी दोगे, तो युवा भी जो है इसमें दिलचस्पी दिखाएगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर एक और मैगजीन में फैक्ट था कि भिंड में जो है क्या ओपन किया जाएगा? सैनिक स्कूल के निर्माण को स्वीकृत कर दिया गया है। भिंड के अंदर सैनिक स्कूल बनेगा, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो भिंड के कौन से इलाके में, तो वो भी जानना जरूरी है। तो भिंड के मालनपुर में, भिंड के कहां पर? तो भिंड के मालनपुर में सैनिक स्कूल के कंस्ट्रक्शन के लिए, निर्माण के लिए एक्सेप्टेंस दे दी गई है दोस्तों। और इसके लिए टोटल कितना पैसा खर्च किया जाएगा? तो इसके लिए टोटल 100 करोड़ रुपया जो है खर्च किया जाएगा। ठीक है, और ये पैसा दे कौन रहा है दोस्तों? तो ये पैसा आ रहा है DRDO के द्वारा। किसके द्वारा? DRDO, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। 100 करोड़ रुपए दिया जाएगा और सैनिक स्कूल कहां ओपन किया जाएगा? भिंड में। और भिंड में किस जगह पर? मालनपुर नामक जगह पर। ओके, तो आई होप कि आप जो है इसको यहां पर दोस्तों कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, कुछ और भी इस तरफ लगा है? जी नहीं, इस तरफ कुछ और नहीं लगा है। उसके बाद कुछ नई तहसीलों के नाम थे, उनको मैंने बस उठा लिया है, केवल नाम पढ़ो आगे बढ़ो। ठीक है, जैसे कि एक तहसील बनेगी जिसका नाम होगा शिवपुर। शिवपुरी नहीं है, शिवपुर है। कहाँ बनाया जाएगा? नर्मदापुरम में, सिर्फ इतना याद रख लो। तो शिवपुर नाम की तहसील बनेगी नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद सीधी जिले के अंदर भी एक तहसील बनेगी जिसका नाम है मडवास। मडवास, तो सीधी जिले में मडवास। उसके बाद मडवास, और फिर एक और तहसील को एक्सेप्ट किया गया है, छतरपुर। और छतरपुर में कौन सी तहसील बनेगी? सटई। अब जैसे कि देखो, मडवास का मतलब क्या होता है? मडवास, मडवास मतलब मिट्टी का कोई वास हो गया जिसमें फूल वगैरह रखते हैं। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जो हमारी फ्रेंड है वो सीधी गई और मड वास में जाके टकरा गई और पूरा मड यानी कि मिट्टी का जो वास था वो टूट गया। ठीक है ना, तो सीधी गई और कहां में जाके टकरा गई? मडवास में जाके टकरा गई। तो आपको सीधी जिले का मडवास तहसील याद रहेगी। उसके बाद दोस्तों नर्मदापुरम, नर्मदा
मतलब मध्य प्रदेश की गंगा, और गंगा और शिव जी का तो खतरनाक बढ़िया रिलेशन है ही, है ना। तो शिवपुर हम वहां से याद रख सकते हैं। नर्मदा मतलब मध्य प्रदेश की गंगा, कनेक्शन किससे है, शिव जी के साथ, तो शिवपुर हो गया। उसके बाद छतरपुर से, छतरपुर से बिल्कुल सट के, छतरपुर से बिल्कुल सट के ऐसे आप याद रख सकते हो, तो छतरपुर यानी कि सटई। ठीक है, तो ये कुछ तहसीलों को अप्रूव किया गया है। वैसे तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछते नहीं है, लेकिन अब तो एमपी में कुछ भी हो सकता, एमपी पीएससी कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बिल्कुल विश्वास पात्र नहीं रहा भैया, है ना। अजीब से अजीब प्रश्न के लिए आप तैयार रहो, कोई हिचकिचाहट की बात नहीं है। दोस्तों ये देखिए, प्रतिवर्ष, एवरी ईयर, जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम होते हैं ना, ऐसे ही प्रतिवर्ष खेलो मध्य प्रदेश यूथ गेम होंगे, खेलो एमपी यूथ गेम। इस बात का अनाउंसमेंट पिछले साल 2023 में किया गया था। ठीक है, और देखो साफ लिखा गया था कि जैसे कि इंडिया में होते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स, बिल्कुल वैसे ही खेलो एमपी यूथ गेम होंगे। इससे क्या होगा कि मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, और इसके आयोजन के लिए टोटल 200 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया, और एक बार ये हो भी चुका है। 2024 वाला तो अभी होगा, परंतु 2023 वाला दोस्तों ऑलरेडी हो चुका है। तो इसको आप यहां पर देख सकते हैं कि जो पहला, कि जो मध्य प्रदेश का पहला खेलो एमपी यूथ गेम 2023, ये पहला है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। इसका जो है आयोजन कहां पर किया गया था, तो इसका आयोजन दोस्तों टीटी नगर स्टेडियम, टीटी नगर स्टेडियम भोपाल में किया गया था। इसका आयोजन कब हुआ था, तो इसकी तारीख याद रखना दोस्तों यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है, 5 अक्टूबर 2023। और इस पहले खेलो एमपी यूथ गेम्स में कौन सा डिस्ट्रिक्ट विजयी रहा था, तो इंदौर जो है ओवरऑल चैंपियन उभर के निकला था। तो इंदौर चैंपियन रहा, 5 अक्टूबर 2023 को आयोजन हुआ, और ये मध्य प्रदेश में होने वाले सबसे पहले खेलो एमपी यूथ गेम थे, टीटी स्टेडियम भोपाल। ओके, तो दोस्तों आज के समाचार हो जाते हैं यहीं पर समाप्त। तो आई होप कि आपने वीडियो को आज भी हमेशा की तरह एंजॉय किया होगा, और यूं ही बरकरार रहें, अपने नोट्स जो है बनाते रहें। और जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, बार बार कह के मैं थक जाता हूं, लेकिन मैं कहता रहूंगा लगातार जब तक आप नहीं मानेंगे, साथ में मेंस पढ़ना है बहुत ज्यादा जरूरी। अगर मेंस नहीं पढ़ोगे तो आप अपने लिए एक खोखली सड़क का जो है आप निर्माण कर रहे हैं। मेंस चाहे आप सेल्फ स्टडी से पढ़ें या फिर हमारे मेंस ऑनलाइन कोर्स में से पढ़ें, इच्छा कंप्लीटली आपकी है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद। मुलाकात करूंगा आपसे अगले लेक्चर में।